हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली जो कक्षा थी अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की, जिसमें हमने पढ़ रहे थे गैमेट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में, आज अपन स्टडी करेंगे उसी का अगला पार्ट जो है, अगला टॉपिक जो है गेस्ट्रेशन के बाद का, उसमें है शामिल अपने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन यानी भ्रूणीय प्रेरण। प्रेरण की जो प्रक्रिया है, मतलब इंड्यूसिंग करने की जो प्रक्रिया है, उस मैकेनिज्म के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं कि भ्रूणीय प्रेरण में एक चीज़ ये क्लियर है यहाँ पर कि जब किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, हम ये पढ़ रहे थे कि भ्रूण का जब निर्माण होता है तो उस भ्रूण के निर्माण में जो तीनों लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म, और ये तीनों लेयर मौजूद थी। कल जो अपन ने स्टडी की थी एक गेस्टुला के निर्माण की, जिसको हम गेस्ट्रेशन कह रहे थे, उसके अंदर ये तीनों लेयर मौजूद थी। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि गेस्ट्रुला के अंदर इस प्रकार की क्या एक्टिविटी होती है जिसके फलस्वरूप जो है एक्टोडर्मल रीजन आई का फॉर्मेशन कर लेता है, या हम ये कहें जो हेड इंड्यूसर है वो हेड का फॉर्मेशन करता है, ट्रंक इंड्यूसर ट्रंक का निर्माण करता है, और टेल इंड्यूसर जो है वो टेल के फॉर्मेशन के लिए उत्तरदायी है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी ब्लास्टोमियर है, प्रत्येक ब्लास्टोमियर की यहाँ पर एक जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाती है, और उस जिम्मेदारी को जगाने का, उस जिम्मेदारी को प्रोवोक करने का जो कार्य है वो किसी न किसी केमिकल के द्वारा संपन्न करवाया जाता है। केमिकल के द्वारा संपन्न करवाया जाता है, और ये जो केमिकल है यहाँ पर किस नेचर में मौजूद हैं? प्रोटीनियस नेचर के अंदर मौजूद हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीनियस नेचर के वो केमिकल जिनमें ये क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है किसी भी पार्ट को प्रोवोक करने की, जगाने की या इंड्यूस करने की, जिससे कि वो आगे चल करके उस पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सके। समझ रहे हैं आप यहाँ पर कि एक्टोडर्मल क्षेत्र हो या मेसोडर्मल या फिर एंडोडर्मल, इन तीनों के द्वारा अपने कार्य को निर्धारित करवा करके उस अंग का निर्माण करवाया जाना जिसके लिए ये उत्तरदायी हैं, जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर जो कार्य करवाने की जो प्रक्रिया है वो किसी न किसी केमिकल के द्वारा संपन्न करवाई जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो केमिकल हैं वो एज ए एवोकेटर वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर प्रोवोक करने वाले के रूप में काम कर रहे हैं, इंड्यूसर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये जो इंड्यूसर हैं वो कौन कौन से होते हैं? इस पूरी प्रणाली पर जो वर्क किया गया था, एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और इस प्रक्रिया को बताया गया था, वो वैज्ञानिक थे हैंस स्पीमैन। इनके साथ में इनकी एक रिसर्च स्कॉलर भी थी जिसका नाम था हिल्डे मैंगोल्ड। ठीक है, तो ये दोनों के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो दोनों के एक्सपेरिमेंट किन चीज़ों पर निर्धारित थे? इंडक्शन की प्रक्रिया को समझाने पर आधारित थे। इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इंडक्शन की प्रक्रिया के लिए कौन से केमिकल उत्तरदायी हैं और इंडक्शन की प्रक्रिया का रोल किस तरीके से रहता है किसी ऑर्गन के या कंप्लीट एम्ब्रियो के निर्माण हेतु। तो इन्होंने जो प्रयोग किए वो प्रयोग किए थे न्यूट पर। हम कह सकते हैं उसको ट्राइट्यूरस, एक सैलामेंडर की प्रजाति होती है जिसको हम न्यूट कहते हैं। न्यूट की यहाँ पर इन्होंने 2 स्पीसीज ली थी। इसको हम ट्राइट्यूरस के नाम से जानते हैं। ट्राइट्यूरस
टेनियटस और ट्राइटूरस क्रिस्टेटस, ये 2 स्पीसीज़ इन्होंने यहाँ पर काम में ली और दोनों स्पीसीज़ के माध्यम से इन्होंने इस चीज़ को बताने की कोशिश की कि इंडक्शन की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। और इन्होंने इस स्पीसीज़ को ही क्यों काम में लिया, क्योंकि इसका जो जाइगोट है उसमें एक कैपेसिटी होती है ध्रुवता प्रदर्शित करने की, पोलैरिटी शो करता है ये। और इसके जाइगोट के अंदर हम देखेंगे एक इस प्रकार की संरचना डेवलप होती है। ये अर्धचंद्राकार संरचना का निर्माण करता है यहाँ पर, और उस अर्धचंद्राकार संरचना को हम ग्रे क्रेसेंट कहते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं धूसर नवेंदु। ये ट्राइटूरस का जाइगोट है और इसी जाइगोट की हेल्प से इन्होंने इंडक्शन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर है ये अर्धचंद्राकार संरचना के रूप में मौजूद ग्रे क्रेसेंट नामक संरचना। ग्रे क्रेसेंट और ये बाकी का साइटोप्लाज्म यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने क्या किया कि जो ये जाइगोट है न्यूट का, इस न्यूट के जाइगोट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक बाल का फंदा बनाया, लूप ऑफ हेयर। उस लूप ऑफ हेयर की सहायता से इन्होंने क्या किया, एक एक्सिस पर इन्होंने बांध दिया। जैसे हम बात करें, इसको अगर एक लूप की सहायता से बांध दिया जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है वो डंबल शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये लूप ऑफ हेयर की सहायता से इन्होंने बांध दिया। इसको बांधने के बाद इन्होंने ये पाया कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है जाइगोट की, उसके अंदर एक भाग जो है उसके अंदर क्या रह गया, ग्रे क्रेसेंट वाला पार्ट रह गया और दूसरे पार्ट के अंदर केवल साइटोप्लाज्म रह गया। ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म मौजूद है और दूसरी साइड में आप देख रहे हैं ग्रे क्रेसेंट मौजूद है। लूप ऑफ हेयर, बाल का एक फंदा बनाया और उस बाल के फंदे से इन्होंने इस जाइगोट को बांध दिया। बांधने के बाद इन्होंने ये देखा कि जो डेवलपमेंट का प्रोसीजर है, जिसमें न्यूक्लियस वाला जिस एरिया की तरफ जो क्षेत्र है, न्यूक्लियस वाला रीजन जहाँ मौजूद है, उधर क्या होगा, ब्लास्टोमियर्स बनना शुरू हो जाएंगे। आगे आप देखें इसमें दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके की जब डेवलपमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इस डेवलपमेंट की प्रक्रिया में जिधर साइटोप्लाज्म रहा हुआ होता है
उधर ब्लास्टोमियर्स नहीं पहुंच पाते, और जब आगे का इसमें परिवर्तन होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उस डेवलपमेंट के दौरान एक अलग प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। इस तरीके की, जिसमें ये जो बन रही है स्ट्रक्चर, कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण न होकर के एक आदि डेवलपमेंट होने वाली संरचना या आदि डेवलप हुई संरचना का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ये इसमें न्यूरल पार्ट वगैरह है, इसमें यहाँ पर कम डेवलपमेंट होता है। तो ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनी है, इसको उन्होंने कहा बेली पीस। मतलब जिस दिशा में ग्रे क्रेसेंट मौजूद है, डेवलपमेंट जो है उधर ही शुरू हो रहा है। दूसरी दिशा में जहाँ पर केवल साइटोप्लाज्म मौजूद है, वहाँ पर केवल अर्ध विकसित संरचना का निर्माण होता है, जिसको बुच स्टक या फिर बेली पीस इन्होंने नाम दिया। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने क्या किया, प्लेन चेंज करके भी देखा, और प्लेन चेंज करने के बाद भी उन्होंने ये पाया कि इसी प्रकार की एक संरचना का निर्माण होता है, जिसमें बेली पीस नामक एक संरचना या बुच स्टक नामक एक संरचना का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो इन्होंने ये पाया कि इसका मतलब डेवलपमेंट के प्रोसीजर के लिए इस भाग का होना जरूरी है, ग्रे क्रेसेंट वाले भाग का होना जरूरी है। और ये ग्रे क्रेसेंट वाला भाग जो है यहाँ पर एज ए इंड्यूसर वर्क कर रहा है, जो कि बनने वाले ऑर्गन की जो साइज है या बनने वाले ऑर्गन की जो पोजीशन है उसका निर्धारण ये करता है। इसके अलावा इन्होंने जो स्पेसिमेन है, इन्होंने ट्रांसप्लांटिक प्रयोग भी किए, और ये जो ट्रांसप्लांटिक प्रयोग थे, उन ट्रांसप्लांटिक प्रयोग के माध्यम से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कोई भी ऑर्गन है या कोई भी पार्ट है, चाहे वो एक्टोडर्मल क्षेत्र है या मेसोडर्मल क्षेत्र है, वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के रूप में वर्क करता है, इंड्यूसर के रूप में वर्क करता है। उसको चाहे आप कहीं भी किसी भी जगह पर आप ट्रांसप्लांट क्यों ना कर दें, वो वही वर्क करेगा जिसके लिए वो पहले से डिसाइडेड हो चुका है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने जो प्रयोग किए ट्रांसप्लांटिक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए, और वो ट्रांसप्लांटिक एक्सपेरिमेंट जो थे अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से इन्होंने काम में लिए। पहला था ऑटोप्लास्टिक टाइप का, पहला जो एक्सपेरिमेंट था उसको उन्होंने नाम दिया ऑटोप्लास्टिक, जिसमें इन्होंने क्या किया, कि जो गेस्ट्रुला है उस गेस्ट्रुला की एक क्षेत्र की कोशिकाओं को इन्होंने हटा करके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने यहाँ से कट लगा करके और इन सेल्स को हटाया, और इसी सेल के अंदर, इसी गेस्ट्रुला के अंदर इन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया या ट्रांसप्लांट कर दिया, जो कि उसी स्पीसीज के अंदर है। अगर उसी स्पीसीज में हम जब एक जगह को चेंज करके या उस जगह से किसी प्रकार का कोई ग्राफ्ट है, ये इन्होंने ग्राफ्ट वाले एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये जो ग्राफ्ट इन्होंने यहाँ से लिया है, यहाँ से लेकर के अगर दूसरी जगह शिफ्ट किया तो भी ये ग्राफ्ट वही कार्य करेगा जिसके लिए ये पहले से रिस्पॉन्सिबल था या पहले से ये निर्धारित हो चुका था। इस प्रकार का जो ये जो एक्सपेरिमेंट था उसको उन्होंने नाम दिया ऑटोप्लास्टिक टाइप का जो है एक्सपेरिमेंट। दूसरा है होमोप्लास्टिक, जिसमें इन्होंने क्या किया, गेस्ट्रुला की
एक ग्राफ्ट को लेकर के दूसरी सेम स्पीसीज के अंदर ट्रांसफ़र इन्होंने कर दिया। कंडीशन क्या है यहाँ पर? स्पीसीज दोनों की सेम है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इन्होंने लिया, जो ग्राफ्ट लिया था वो डोनर सेल से लिया या डोनर से लिया, और रिसिपेंट को इन्होंने दिया, जो प्राप्त करने वाली है वो रिसिपेंट कहलाती है। और डोनर के रूप में यहाँ पर था ट्राइटूरस टीनियटस, और रिसिपेंट में भी कौन है? ट्राइटूरस टीनियटस। दोनों सेम स्पीसीज है, और इन्होंने अगर ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया तो भी उन्होंने यही पाया कि अगर ये एक्टोडर्मल ग्राफ्ट अगर यहाँ पर इस स्पीसीज के अंदर कॉर्निया का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको चाहे आप किसी भी जगह पर शिफ्ट कर दें, ये कॉर्निया का ही निर्माण करेगा। ठीक है, इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट होमोप्लास्टिक प्रकार का एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जिसमें स्पीसीज क्या है? सेम है, सेम स्पीसीज है। ठीक है, दूसरी तरफ अपन बात करें, अगला जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया हेटेरोप्लास्टिक के नाम से जाना गया वो। और इस हेटेरोप्लास्टिक प्रकार के एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने ये देखा, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है इन एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि आप किसी भी सेल के अंदर या किसी भी जंतु के जाइगोट के अंदर या गेस्टुला वाले पार्ट के अंदर आप ट्रांसप्लांटिक एक्सपेरिमेंट कर लें, वर्क वही होगा जिसके लिए वो पहले से निर्धारित है। यहाँ इन्होंने क्या किया, हेटेरोप्लास्टिक प्रकार में ट्राइटूरस स्पीसीज ली, लेकिन यहाँ पर लिया टीनियटस और दूसरी जगह लिया ट्राइटूरस क्रिस्टेटस। और प्रयोग क्या था? वही ट्रांसप्लांटिक प्रयोग। और उस ट्रांसप्लांटिक प्रयोग में इन्होंने ये पाया कि आप चाहे स्पीसीज चेंज कर लें, वही कार्य होगा जिसके लिए ये पहले से निर्धारित है। एक और प्रयोग इन्होंने किया जिसको हम कहते हैं जीनोप्लास्टिक। यहाँ क्या होगा? सेम स्पीसीज है ऑफ, लेकिन डिफरेंट जेनेरा। यहाँ पर जीनोप्लास्टिक प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर इन्होंने क्या किया, ऐसी स्पीसीज का चुनाव किया जो कि दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखती। एक तरफ इन्होंने ली डक गेस्टुला, दूसरी तरफ इन्होंने लिया चिक गेस्टुला, और एक्सपेरिमेंट वही ट्रांसप्लांटिक एक्सपेरिमेंट, और नतीजा भी वही आया जो इन्होंने सोच रखा था कि आप किसी भी प्रकार के ग्राफ्ट को चाहे सेम स्पीसीज में या उसी गेस्टुला के अंदर या डिफरेंट स्पीसीज में या डिफरेंट जेनेरा के अंदर या डिफरेंट प्रकार की जो स्पीसीज हैं उनके अंदर जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ पर अगर आप शिफ्ट करेंगे तो भी वर्किंग जो प्रक्रिया है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ इन्होंने एक चीज़ बताने की कोशिश की जिसमें जो हेल्प की थी वो एक वेडिंगटन नाम के साइंटिस्ट ने भी की थी। वेडिंगटन ने ये बताने की कोशिश की कि जो हेंस स्पीमेन और मैंगोल्ड ने जो कार्य किया है वो कार्य अपने को एक चीज़ बताता है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये जो फैक्टर हैं एनसीएफ फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं।
एनसीएफ फैक्टर का मतलब इन्होंने बताया कि ऐसे 3 रासायन यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि गेस्ट्रुला के टाइम से ही मौजूद होते हैं, और उन रासायनों को हम नाम देते हैं जो कि प्रोटीनियस नेचर के यहाँ पर है, नोगिन, कॉर्डिन और फॉलिस्टेसन, जिनको एनसीएफ के नाम से जानते हैं। इन्होंने ये बताया कि किसी भी गेस्ट्रुला वाले पार्ट के अंदर अपन देखते हैं तो ये तीनों फैक्टर यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ये तीनों फैक्टर जहाँ मौजूद होंगे वहाँ पर क्या है, इंडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होगी ही होगी। अगर इन तीनों रसायनों को हम हटा दें या इस ग्रे क्रेसेंट वाले पार्ट को हम हटा दें तो उस भाग के अंदर या उस स्पीसीज के अंदर आगे का जो डेवलपमेंट है, भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया है, जिन अंगों का निर्माण होना है उन अंगों का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको इन्होंने क्या किया, एक और यहाँ पर साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था टिडमान तथा सुजुकी। इन्होंने क्या किया कि गेस्ट्रुला को 20 घंटे तक प्यूरोमाइसिन नामक एक सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने डुबो करके रखा। उसके बाद में एक्स किरणों की सहायता से ग्रे क्रेसेंट को हटा दिया। ग्रे क्रेसेंट को यहाँ से इन्होंने रिमूव करवा दिया, और ये पाया कि ग्रे क्रेसेंट हट जाने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है। इसलिए इस जो चैप्टर ने ये बताने की कोशिश की हमें कि चाहे टिडमान सुजुकी प्रयोग करें या वेडिंगटन करें या स्पीमेन करें, इन्होंने ये बताया कि इंडक्शन के लिए जो रासायन मौजूद हैं, जो केमिकल्स मौजूद हैं, जो प्रोटीनियस नेचर के मौजूद हैं, वो गेस्ट्रुलेशन के टाइम से ही यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर उन केमिकल को हम हटा देते हैं या उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वहाँ पर उस भ्रूण के अंदर इंडक्शन की प्रक्रिया बाधित होगी और बनने वाले जो अंग हैं उन पर असर पड़ेगा, या तो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगा या एक्स्ट्रा में कुछ न कुछ नया एक प्रयोग है वो निर्धारित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे की जो कक्षा है उसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।